आज की वीडियो है वर्णमाला पर। वर्णमाला पे इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी पर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ये परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, 52 है। वर्णमाला दो भागों में विभाजित है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में। व्यंजनों के साथ ही अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों को भी रखा गया है। स्वर किसे कहते हैं? ये प्रश्न परीक्षा में आता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती तथा जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित किए जाते हैं वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 है। इस 10 में आते हैं अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ये 10 उच्चारण की दृष्टि से माने गए हैं। इसमें री को नहीं गिना जाता। स्वरों की संख्या मूल रूप में कितनी है? तो स्वरों की संख्या मूल रूप में 11 है। तो अगर ऑप्शन में 11 आता है, 13 नहीं रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो वहाँ पे 11 को टिक करेंगे। और अगर ऑप्शन में 13 आता है, 11 नहीं रहता, तो आप 13 को टिक करिएगा। लेकिन अगर पूछे स्वरों की कुल संख्या और 11 और 13 दोनों दिया हो, तब आप 13 लगाएंगे। और स्वरों की अगर मूल संख्या पूछता है तो मूल संख्या केवल 11 मानी गई है। इसमें अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 मूल स्वर हैं। अंग अहा को स्वर्ण में नहीं गिना जाता, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरुजी ने इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखा है। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी साथ साथ चलना। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अहा, ये 13 हो गए। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा और वह समय सबसे कम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ और री भी होता है। री को संस्कृत में गिना जाता है स्वर, पर हिंदी में इसे हटा दिया गया है। री का स्थान ल को मिल गया है, जो व्यंजनों में गिना जाता है। मूल स्वर, इन्हें मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं मूल चार स्वरों से ही बाकी के सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। जैसे अ मिलके बड़ा, ई मिलके ई, उ मिलके ऊ, री मिलके री बनते हैं। इस री का प्रचलन भी हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में अभी भी है। तो अ और ई मिलके ए बनते हैं, और अ और ए मिलके आई बनते हैं। अ और उ से ओ का निर्माण होता है, और अ और ओ से मिलके औ का निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें अ ई उ और री को मूल स्वर कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आता, मूल स्वर किसे कहते हैं? तो अ ई उ और री को मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा व समय ह्रस्व स्वरों की दुगनी लगती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा व समय ह्रस्व स्वरों की तिगुनी या उससे भी अधिक लगती है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे अवग्रह या वर्तुल रेखा, जिसे कि अंग्रेजी के यस लेटर से प्रदर्शित करते हैं। प्लुत स्वरों को वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया है, इन्हें बस प्रयोग के आधार पर इस श्रेणी में रखा गया है। जैसे प्लुत स्वरों का उदाहरण जैसे आप संस्कृत श्लोकों में होता है, जैसे ओम, और किसी को पुकारने में अरे हो आओ, इस तरह से। और नाटकीयता में ई ऊ करके, तो बस नाटकीयता में होता है या पुकारने में होता है, या संस्कृत श्लोकों में इनका प्रयोग होता है, पर इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है। पर अगर आता है प्रश्न की परीक्षा में स्वर कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं।
स्वर रहित व्यंजन लिखा तो जा सकता है पर उच्चरित नहीं किया जा सकता। ये मेन पॉइंट है। आप लिख तो सकते हैं उनके नीचे, उन व्यंजनों के नीचे अगर आप हलंत लगा दें तो वो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, पर उन्हें उच्चरित नहीं किया जा सकता। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 39 मानी गई है। 39 मतलब 39। ये भी परीक्षा में आता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 39 है। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जिनमें 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजनों को मिला देने से इनकी संख्या 39 हो जाती है। अब देखते हैं व्यंजनों का, व्यंजन किसे कहते हैं। तो सभी व्यंजनों के प्रथम अक्षर को, जो उनका वर्ग है, प्रथम अक्षरों से उस वर्ग का, पूरे वर्ग का नामकरण कर दिया गया है। जैसे अगर क वर्ग कहा गया तो इसमें क, ख, ग, घ, अंगा सभी सम्मिलित हैं। च वर्ग बोला गया तो च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजनों में य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजनों में श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श और द्विगुण व्यंजन में ड़, ढ माने गए हैं। अब देखते हैं विभिन्न आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। तो ये भी परीक्षाओं में आते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जिह्वा के भाग लेने के आधार पर स्वरों के भेद। इस आधार पर जिह्वा के भाग लेने के आधार पर 3 भेद किए गए हैं। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है, अर्थात जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होने वाले स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं। इसमें है ई, ए, आई। ई, ए, आई। ए का निर्माण कैसे हुआ है? अ और ई के मिलने से ए का निर्माण हुआ है, ठीक है। और अ और ए के मिलने से आई का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। आप लोग स्वयं उच्चरित करके देखें। ई, ए, आई बोलने पे जीभ का आगे का भाग कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे अग्रस्वर बोलते हैं। अगला है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वह मध्य स्वर कहलाता है। जैसे अ। मध्य स्वर किसी भी कैटेगरी का आएगा, किसी भी वर्गीकरण का आएगा तो वो छोटा अ ही रहेगा। और पश्च स्वर में हमेशा आ, बड़ा आ आएगा। ये किसी भी वर्गीकरण में ये दोनों रहेंगे, इसी भाग में रहेंगे। मतलब मध्य स्वर में हमेशा अ और पश्च स्वर में बड़ा आ रहेगा। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होगा वह पश्च स्वर कहलाता है। देखिए मध्य स्वर में हमेशा केवल अ ही है, इसे मतलब याद कर लीजिए और ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है वह पश्च स्वर कहलाता है। जैसे आ, उ, ओ और औ, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। आ, उ, ओ, औ। तो अग्र स्वर ई, ए, ऐ, मध्य स्वर अ और पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। मुख विवर के खुलने या कम खुलने के आधार पर स्वर भेद। इसमें है दो इसके उपविभाग किए गए हैं, संवृत्त स्वर और विवृत्त स्वर। संवृत्त का मतलब होता है ढका हुआ और वृत्त का अर्थ होता है उड़ा हुआ। ये संवृत्त विवृत्त बहुत मतलब एक तरह से कठिन कह सकते हैं और ये परीक्षाओं में ये इसीलिए ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको जरा ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बैठाने की कोशिश करिएगा और हो सके तो स्वयं अपने नोट्स बनाइए और उसमें लिखिए और इन्हें रट डालिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उसे संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ। आप स्वयं बोल के देखिए उच्चारण करके, ई, उ। मुख को ज्यादा नहीं खोलना पड़ रहा। अर्ध संवृत्त स्वर, इसमें संवृत्त स्वरों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा मुख विवर खुलता है। जैसे ए, ओ। देखिए ई, उ की अपेक्षा ए, ओ में थोड़ा सा मुख ज्यादा खुल रहा है। संवृत्त अग्रस्वर, संवृत्त अग्रस्वर में ई आता है और अर्ध संवृत्त अग्रस्वर में ए आता है। संवृत्त अग्रस्वर ई, अर्ध संवृत्त अग्रस्वर ए। विवृत्त स्वर, इस वर्गीकरण में मुख पूरा खुल जाएगा। जैसे आ। अर्ध विवृत्त स्वरों में भी मुख ज्यादा खुलेगा पर विवृत्त स्वरों से थोड़ा कम होगा। जैसे आई, औ, अ। आई, औ, अ। अर्ध विवृत्त स्वर आई, औ, आ। अर्ध विवृत्त अग्रस्वर आई। अर्ध विवृत्त मध्य स्वर, इसमें देखिए अ आ गया और अर्ध विवृत्त पश्च स्वर, तो इसमें बड़ा आ गया।
मैंने कहा था ना मध्य स्वर हमेशा आ रहेगा और पश्च स्वर जहां भी आएगा वो बड़ा आ रहेगा। तो अर्धविवृत मध्य स्वर में अ, अर्धविवृत पश्च स्वर में आ। अगला वर्गीकरण किया गया होठ के गोल होने या गोल न होने के आधार पर स्वर भेद। इसमें किया गया 2 वर्गीकरण किया गया है, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। वृत्त का क्या अर्थ होता है? वृत्त का अर्थ होता है गोला, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार नहीं होते अर्थात गोल नहीं होते वो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। अ, आ, ई, ए, ऐ ये अवृत्ताकार स्वर हैं। वृत्ताकार स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठ वृत्ताकार अर्थात गोल होते हैं। जैसे उ, ओ, औ। उ, ओ, औ। देखिए आप लोग स्वयं बोल के देखिए। वृत्ताकार वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठ गोल होते हैं अर्थात वृत्ताकार होते हैं। जैसे उ, ओ, औ। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे स्वर सघोष होते हैं और सारे स्वर वर्ण अल्पप्राण होते हैं। ये सघोष और अल्पप्राण इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे व्यंजनों के साथ। बस इतना जान लीजिए कि सारे स्वर वर्ण सघोष होते हैं और सारे स्वर वर्ण अल्पप्राण सघोष अल्पप्राण होते हैं। सारे स्वर सघोष अल्पप्राण सघोष अल्पप्राण होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं अब। अ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ई का उच्चारण स्थान तालव्य, री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, अ और ई कंठ तालव्य, अ और ए कंठ तालव्य। मतलब ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा, उ का कंठ ओष्ठ होगा अर्थात कंठोष्ठ, यानी ओ औ का कंठोष्ठ होगा, ए ऐ का कंठ तालव्य, ओ औ का कंठोष्ठ, अंग का नासिक और अह का कंठ्य। अगला देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये सूत्र है संस्कृत का और डीएलएड के विद्यार्थियों ने पढ़ा भी होगा और जिन्होंने ग्रेजुएशन में संस्कृत लिया होगा उन्होंने भी पढ़ा होगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा अर्थात अ, आ, क वर्ग और ह और अह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंगा, ह तथा अह का उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा अ, आ, क वर्ग, ह और अ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इचु ऐसा नाम तालु अर्थात ई, च वर्ग, श, य और श का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इचु ऐसा नाम तालु, ई चू का अर्थ हो गया अब च वर्ग और य और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। देखिए ई, च, छ, ज, झ, इया, य और श इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री, ट वर्ग, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री, ट वर्ग, र, श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, र, श और अंग ड़ और ढ को भी, क्योंकि ये द्विगुण व्यंजन इन्हीं से बने हैं, ड और ढ से ड़ और ढ बने हैं, इसलिए इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा ही है, मूर्धा ही माना जाता है। ऋतु लसा नाम दंता अर्थात री, त वर्ग, ल और श छोटा सा जिसे कहते हैं श का उच्चारण स्थान दंत है। अब री व्यंजन जो है अभी री स्वर हिंदी में नहीं रखा गया है पर संस्कृत में है, क्योंकि ये सूत्र संस्कृत का है तो यहाँ पे री भी लिखा है मैंने। तो त, थ, द, ध, न, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। ऋतु लसा नाम दंता, त, थ, द, ध, न, ल, स का उच्चारण स्थान दंत है। त, थ, द, ध, न, ल और स। उपोधमानीय ओष्ठा अर्थात उ, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जैसे प, फ, ब, भ, म, उ और ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। आप लोग स्वयं बोल के भी देख लीजिए। प, फ, ब, भ, म, उ और ओ
इन सभी के उच्चारण में ओष्ठ कार्य कर रहा है। उ उपोधमानीय ओष्ठ है। व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला व्यंजन है व का उच्चारण स्थान दंतौष्ठ है। संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान, अब छ बना है, क और श से मिलकर बना है। क का उच्चारण स्थान कंठ और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो छ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ मूर्धा। त्र का उच्चारण स्थान त और र से मिलकर त्र बना है। त का उच्चारण स्थान दंत और र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो दंत मूर्धा। ज्य और इया, ज्य, ये दोनों का उच्चारण स्थान तालव्य ही है, इसलिए ज्ञ का उच्चारण स्थान ज्य, इसका शुद्ध उच्चारण ज्य होगा। ज्य का उच्चारण स्थान तालव्य है, जिसे ज्ञ हम लोग बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, शुद्ध उच्चारण ज्य होता है। जैसे ज्ञानी हम लोग बोला जाता है, पर ज्ञानी नहीं, ज्ञानी होगा। विज्ञान बोला जाता है, विज्ञान शुद्ध शब्द नहीं, शुद्ध उच्चारण नहीं है, विज्ञान शुद्ध उच्चारण है। श्र बना है श और र से, श का उच्चारण स्थान तालव्य और र का स्थान मूर्धा होता है, तो श्र का उच्चारण स्थान हो गया तालव्य मूर्धा। नोट, इन सभी संयुक्त वर्णों के अतिरिक्त एक और संयुक्त वर्ण द्य भी प्रयोग में लाया जाता है, पर इस वर्ण को वर्णमाला में स्थान नहीं मिला। जैसे विद्या और विद्यालय, हम लोग जब विद्या लिखने में द्य का प्रयोग करते हैं, उसे वर्णमाला में स्थान नहीं मिला। इस द को, ये द्य बना द और य से मिलकर, और इसका उच्चारण स्थान दंत तालव्य होगा। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे उच्चारण अवयवों को स्पर्श करते हैं, जिह्वा स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वर्ग है, देखिए मैंने इम्पोर्टेंट लिखा भी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिन वर्गों के उच्चारण में वायु स्पर्श के साथ घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ और इया, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? च, छ, ज, झ, इया, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, तथा घर्षण के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। जैसे श, स और ह। तो संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो संघर्ष स्पर्शी च, छ, ज, झ, इया और संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन श, स और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि पारंपरिक वर्णमाला के मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्ध स्वर, य और व को उच्चारण में स्वरों से कुछ अधिक तथा व्यंजनों से कम वायु लगती है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे कि देखिए य वर्ग में य और व, य पहला वर्ग पहला अक्षर है और व अंतिम अक्षर है, तो इन दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं? य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये अर्ध स्वर किसे कहते हैं? य और व। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्व का अर्थ होता है किनारा। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ल के उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों पार्श्वों से होकर गुजरती है, इसे ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। र को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं क्योंकि र के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है तथा 2-3 बार कंपन करके नीचे गिरती है। ठीक है, आप लोग बोलिए र। देखिए र का बोलने पे जीभ वाइब्रेट हो रही है 2-3 बार, इसीलिए इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वायु जिह्वा पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए प्रकंपित या लुंठित व्यंजन र। तो एक बार फिर से देखते हैं। अर्धस्वर य व को अर्धस्वर, पार्श्विक ल को पार्श्विक व्यंजन और प्रकंपित या लुंठित व्यंजन र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, ड ढ को उच्छिप्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ड़ और ढ के उच्चारण से में वायु जिह्वा के ऊपर मूर्धा की ओर उछाली जाती है, इसीलिए इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं।
और ड ढ को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ड ढ के गुण भी विद्यमान होते हैं, जिससे इनका विकास हुआ है। ठीक है, समझ में आया। ड ढ को ड़ ढ के गुण भी विद्यमान होते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। नासिक के व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से अधिक तथा मुंह से कम निकलती है उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से अधिक तथा मुंह से कम निकलती है उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। कैसे? व्यंजन वर्गों के पंचम वर्ण नासिक के होते हैं, जैसे अंगा, इया, ड़, न और म। इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। इन्हें जब बोलिए तो नाक में जरूर थोड़ा सा घर्षण होता है, इसीलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंगा, इया, ड़, न और म, इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्ग तथा श, श, स को अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष, प्रथम व्यंजन वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा श, श, श को अघोष कहते हैं। इसकी ट्रिक है श, सश, अघोष, सश, 12 सस अघोष, 12 सस अघोष। 12 का मतलब पहला और दूसरा, और श, श, श अघोष। 12 सस अघोष, इसे याद कर लीजिए। अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? 12 सस अघोष, क, ख, च, छ, त, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स, स, ये होते हैं अघोष। सघोष या घोष वर्ण किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, व्यंजन वर्गों के तृतीय, चतुर्थ व पंचम तथा य, र, ल, व और ह को सघोष वर्ण कहते हैं। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ह पे, क्योंकि देखिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। ह को सघोष वर्ण कहते हैं। देखिए श वर्ग का अक्षर है ह, लेकिन ये सघोष है। अब देखिए ग, घ अंगा, ज, झ इया, ड, ढ, ढ अड़ा, त, द, ध न, ब, भ म और य, र, ल, व और ह, ये क्या है? घोष वर्ण या सघोष, सघोष कहा जाए या घोष कहा जाए, ये होते हैं। और इनके लिए ट्रिक होगी 3, 4, 5 य, र, ल, व और ह। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा सबसे कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा सबसे कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को अल्प प्राण कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा य, र, ल और व को अल्प प्राण कहते हैं। जैसे इसकी ट्रिक है 135 य, र, ल, व, इसको कहते हैं 135 य वर्ग। 135 य वर्ग अल्प प्राण, 135 य वर्ग अल्प प्राण। क, ग अंगा, च, ज इया, ट, ड अड़ा, त, द न, प, ब म और य, र, ल, व, ये हो गए आपके अल्प प्राण। 135 य वर्ग अल्प प्राण। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प, भ और श, श, स और ह। इसकी ट्रिक है 24 श वर्ग महाप्राण। 24 स वर्ग महाप्राण यानी दूसरा, चौथा श वर्ग महाप्राण। हंस वर्ण या काकल्य वर्ण या काकल वर्ण, ये परीक्षा में पूछा जाता है। काकू का अर्थ होता है कंठ। ह और अह को हंस वर्ण या काकल्य वर्ण या काकल वर्ण कहते हैं। हंस वर्ण, काकल्य वर्ण या काकल वर्ण किसे कहते हैं? ह को और अह को। ह, अह। हंस वर्ण। व्यंजन गुच्छ,
संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन इसमें आते हैं। व्यंजन गुच्छों में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन कब होते हैं? जब दो भिन्न वर्णों के में एक आधा और एक पूरा वर्ण हो, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त र से त्र बना, आधा क और या क्या बना, न और याय से न्याय बना। इसे न्या में संयुक्त व्यंजन है, क्या में संयुक्त व्यंजन है, त्र में त र से मिला संयुक्त व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब वर्ण सजाती हो, एक आधा तथा दूसरा पूरा हो, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली में ली, ली हो गया आपका द्वित्व व्यंजन, और बिल्ली में बिल्ली, ये हो गया द्वित्व व्यंजन। और चवन्नी में नी, चवन्नी नी, ये द्वित्व व्यंजन हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में सजाती रहेगा और संयुक्त व्यंजन में विजातीय वर्ण रहेंगे। बलाघात, बलाघात का अर्थ होता है किसी भी वर्ण या शब्द पर अत्यधिक जोर देकर उच्चारण करना। ये वक्ता के बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। जैसे तू गाड़ी चला, साधारण सा लग रहा है, तू गाड़ी चला, मतलब जोर दे के कहा जा रहा है, तो इसे बलाघात कहा जाता है। वाक्यों में शब्दों पर बलाघात, जैसे पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, साधारण सी बात लग रही है, लेकिन पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, 10 पे मैंने बल लगाया, इसे कहते हैं बलाघात। मतलब 10 पे मैंने विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की। इस तरह से संहिता, जब शब्दों के मध्य में जो थोड़ा सा विराम लेते हैं उसे संहिता कहते हैं। यदि विराम न ले तो शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे। जैसे जलसा, जलसा का अर्थ होता है उत्सव, और जलसा अगर विराम ले लिया तो जलसा का अर्थ हो गया जल के समान। सिरका, सिरका का अर्थ हो गया एसिड, और सिरका अर्थात सिर से संबंधित। अनुतान, ये सब परीक्षाओं में आने वाले छोटे छोटे हैं, व्याकरण से संबंधित चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, इसे एक बार जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अनुतान, जब आप किसी कथन को खींचते हैं तो अनुतान कहलाता है। जैसे अच्छा, साधारण कथन है, अच्छा, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक, जैसे अच्छा, तो ये हो गया अनुतान, इसे कहते हैं। जब आप उसे अलग अलग आपके बोलने के तरीके में जब अंतर आ जाता है। संधि अक्षर, संधि धन अक्षर से बना है संधि अक्षर, मतलब जिन अक्षरों का निर्माण, शब्दों का निर्माण संधि के द्वारा होता है उसे कहते हैं संधि अक्षर। और संधि धन अक्षर में यड़ संधि है, और आगे जब हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसे हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको बस इतना ही जाने, संधि अक्षर किसे कहते हैं? संधि द्वारा बने अक्षरों को संधि अक्षर कहते हैं। तो खत्म होती है मेरी वीडियो। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी, और जरूर आपको वर्णमाला समझने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई प्रश्न रहते हैं, कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक किया करें। धन्यवाद।